अलौकिक ताकत, अलौकिक शक्तियां और उड़ने की अद्भुत क्षमता। मानव जाति अपने पूरे इतिहास में देवताओं और सुपर हीरोज की अविश्वसनीय कहानियां सुनाती आई है, लेकिन क्या हम किसी और ज्यादा गहरी वजह से इन असाधारण शक्तियों को पाने की लालसा रखते हैं? भगवान जैसा बनने, हवा में उड़ने, समुद्र में तैरने या खासकर सितारों में जाने की इच्छा, ये सब हमारे डीएनए में बसा हुआ है। मनुष्य को परमेश्वर की छवि के अनुसार बनाया गया था, तो हम उनका हिस्सा हैं। अगर इन तथाकथित देवताओं के पास कुछ अविश्वसनीय शक्तियां थीं, तो वो हमारे अंदर भी हैं। क्या ईश्वर जैसे राजाओं और नायकों की प्राचीन कहानियां असल में दूसरी दुनिया से आई हो सकती हैं? अतीत के राजाओं को दी गई कई पवित्र शक्तियां आज हम जानते हैं कि शायद वो टेक्नोलॉजी थी जो प्राचीन मनुष्य को वाकई ईश्वर की ओर से दी गई थी, जिसके बारे में हम जानते हैं कि वो शायद परग्रही थे। दुनिया भर में लाखों लोगों का मानना है कि अतीत में परग्रही पृथ्वी पर आते रहे हैं। अगर ये सच है, तो क्या एंशिएंट एलियंस ने सच में हमारे इतिहास को आकार देने में मदद की है? और क्या ये देवताओं और नायकों की कहानियों के प्रति हमारे निरंतर आकर्षण को समझाने में मदद करता है? वो कौन थे? वो यहाँ क्यों आए थे? और वो क्या पीछे छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस आएंगे? ग्रीस, क्रीट द्वीप। लसीथी प्लेटू पर समुद्र तल से करीब 800 मीटर ऊपर स्थित है डिक्टियोन केव। गुफाओं का यह विशाल परिसर लगभग 4 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और पुरातात्विक खोजों से पता चला है कि 6000 साल पहले भी यहां इंसान रहा करते थे। इतिहासकारों का मानना है कि इस जगह के पहले निवासी असल में गुफा के अंदर रहते थे और लोक कथाओं के अनुसार इसके कई कक्ष कभी एक दूसरी दुनिया के प्राणी थंडर के ग्रीक गॉड ज़ूस का घर हुआ करते थे। ग्रीक मिथोलॉजी में ज़ूस क्रोनस की संतान है, जो टाइटन्स नाम के देवताओं की पहली पीढ़ी के राजा थे। ज़ूस के पिता क्रोनस बच्चों को जन्म देने के लिए ज्यादा उत्साहित नहीं थे, क्योंकि उन्होंने एक भविष्यवाणी सुनी थी कि उनका ही एक बच्चा उन्हें उखाड़ फेंकने वाला है। तो जैसे ही उनके बच्चे पैदा होते वो उन्हें निगल जाता था। अब ज़ूस की माँ रेया, जो क्रोनस की पत्नी थी, इस बात से परेशान थी। तो वो क्या करती हैं कि वो एक पत्थर को कपड़े में लपेटकर क्रोनस को दे देती हैं, जिसे वो निगल जाता है, और फिर वो ज़ूस को एक गुफा में छिपा देती हैं। तो वो वहीं बड़ा होता है। थियोगनी में 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कवि हीसियोड ने उस गुफा का वर्णन किया है जिसमें ज़ूस को छिपाया गया था, और उनके अनुसार वो गुफा इन्हीं पहाड़ों में थी और विशेष रूप से लिक्टोस शहर के पास, जहां डिक्टियोन केव स्थित है। लेकिन इस गुफा और ग्रीक मिथोलॉजी में वर्णित ज़ूस की गुफा के बीच की समानताएं बहुत आगे तक जाती हैं। पूर्वजों का कहना है जब वो मिथोलॉजी के बारे में बात करते हैं तब वो अतीत की अनरिकॉर्डेड घटनाओं के बारे में बात कर रहे होते हैं। ग्रीक मिथकों के अनुसार नन्हे ज़ूस का पोषण बकरी के दूध और शहद के मिश्रण से किया गया था। 1900 ईस्वी के आसपास डिक्टिन केव के कक्ष की पहचान स्थानीय लोगों ने ज़ूस के जन्म स्थान के रूप में की, और जब आर्कियोलॉजिस्ट्स वहां गए तो उन्हें कई धार्मिक चढ़ावों के अवशेषों के साथ एक वेदी मिली
उनमें शहद और बकरी का दूध भी शामिल था। वो अवशेष 4000 साल पुराने हैं, ठीक उसी वक्त के जब प्राचीन ग्रीक कहानियां घटी थीं। अब सवाल ये है कि क्या ये कोइंसिडेंस है कि आधुनिक खुदाई में इस गुफा में ऐसे अवशेष मिले हैं जो ग्रीक मिथोलॉजी की बातों से मेल खाते हैं। डिक्टियोन केव में कई ऐसी कलाकृतियां भी पाई गई हैं जो ग्रीक कहानियों के अनुसार ज़ूस के बचपन के समय की हो सकती हैं। उनमें से एक खंडित शिलालेख भी है जिस पर एक आराधना है, एक भजन जो विशेष रूप से ज़ूस को समर्पित है। क्या डिक्टियोन केव सच में वो गुफा हो सकती है जो थियोगनी में वर्णित है? और अगर ग्रीक मिथोलॉजी के वास्तविक स्थान सच में मौजूद हैं, तो क्या पौराणिक पात्र और घटनाएं भी ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हो सकती हैं? हम मिथोलॉजी को ऐसी चीज के रूप में देखते हैं जिसे गढ़ा गया हो, लेकिन असल में जब हम प्राचीन ग्रीक्स को देखते हैं तो उनका मानना था कि टाइटन्स का युद्ध सच में हुआ था और ये एक ऐसा युद्ध था जो देवताओं ने स्वर्ग में लड़ा था। ग्रीक मिथोलॉजी में टाइटन्स का युद्ध वो संग्राम था जो ज़ूस और उसके भाई बहनों, जिन्हें ओलंपियंस कहा जाता है, उनके द्वारा अपने पिता क्रोनस और टाइटन्स के खिलाफ छेड़ा गया एक दिव्य युद्ध था। ओलंपियंस जो इस युद्ध में विजेता थे, प्राचीन ग्रीक्स द्वारा पूजे जाने वाले देवता थे, लेकिन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट के अनुसार ये मानव जैसे प्राणी दिव्य के अलावा कुछ और रहे होंगे और ये पौराणिक युद्ध एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना रही होगी। इस दावे का समर्थन करने के लिए वो दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियों द्वारा बताए गए समान मिथकों और कहानियों के अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। जब देवताओं के युद्ध की बात आती है तब ग्रीस अकेला देश नहीं है। रैग्नारोक में भी यही बात है, जहां नॉर्वेजियन मिथोलॉजी में हमारे पास यही विचार है कि देवता आपस में लड़ते थे। हमारे पास और भी कहानियां हैं जैसे सुमेरियन, बेबीलोनियन, हिटाइट, जहां यह कहा गया है कि देवताओं के बीच युद्ध लड़े गए थे। हम प्राचीन इराक में ओरिजिनल कल्चर के रूप में आने वाले अनुनाकी के सुमेरियन महाकाव्यों में देवताओं के एक नए समूह द्वारा टाइटन्स को उखाड़ फेंकने की वही कहानी देखते हैं। तो ये समानताएं हमें प्राणियों की एक लड़ाकू जाति के बारे में बताती हैं जो पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों के अधिकारों को लेकर आपस में झगड़ती थी। दुनिया भर से सामने आई इन प्राचीन युद्ध गाथाओं की समानता को क्या समझा जा सकता है? क्या वो सभी एक ही ऐतिहासिक घटना का वर्णन कर रहे हैं? और अगर किंवदंतियों और कहानियों का कोई ऐतिहासिक आधार है, तो उससे देवताओं के पास मौजूद अविश्वसनीय शक्तियों और हथियारों के बारे में क्या पता चलता है? इस बात की काफी संभावना है कि ग्रीक काल से जाना जाने वाला क्लैश ऑफ द टाइटन्स असल में बहुत पहले की बात हो, जहां एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स आपस में लड़ रहे थे। प्राचीन ग्रीक गॉड्स के पास हेलमेट्स होते थे जो उन्हें अदृश्य बना देते थे। उनके पास कवच थे जिन पर दुश्मनों के हथियारों का असर नहीं होता था। उनके पास थंडरबोल्ट्स शूट करने वाले त्रिशूल थे। उनके पास पंखदार सैंडल्स थी जो उन्हें उड़ने की शक्ति देती थी। ये सभी एंशिएंट एलियन टेक्नोलॉजी के बेहतरीन उदाहरण हैं जो ग्रीक गॉड्स के पास थे। अगर पौराणिक देवता और राक्षस वाकई अस्तित्व में थे, तो क्या वो, जैसा कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं, परग्रही प्राणी थे? और क्या ये आज की लोकप्रिय संस्कृति में देवताओं, टाइटन्स और अन्य तथाकथित सुपर हीरोज की विशाल और स्थायी लोकप्रियता को समझाने में मदद कर सकता है? ऐसे कई अलग अलग जगह हैं जहां से कैरेक्टर्स आते हैं और सुपर हीरोज आते हैं, और नेचुरली उनमें से बहुत कुछ पौराणिक कथाओं और साहित्य से लिया गया है, क्योंकि वो इतने मजबूत कार्य हैं कि वो सभी तरह के हीरोज के लिए आधार बन जाते हैं। कहानियां कुछ हद तक इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हम ऐसी शक्तियों के सपने देखते हैं। हम कल्पना करना चाहते हैं कि अगर हमारे पास असीमित शक्ति हो तो क्या हो सकता है।
हम अनगिनत टेलीविजन शोज और मूवीज देखते हैं जो बताती हैं कि हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो इंसानों से कहीं ज्यादा हैं, सुपर ह्यूमंस हैं, या ये कि वो लोग इसी ताकत के साथ पैदा हुए या उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे वो वैसा बन गए। लेकिन उसके पीछे का संदेश असल में यही है कि हम भी देवता बनने की काबिलियत रखते हैं। भगवान जैसा बनने, हवा में उड़ने, समुद्र में तैरने या खासकर सितारों में जाने की इच्छा, ये सब हमारे डीएनए में बसा हुआ है। मनुष्य बेहतर क्षमताओं और टेक्नोलॉजीज वाले प्राणियों की कहानियों के प्रति इतना आकर्षित क्यों है? क्या वो अपने से बाहर किसी बड़ी और ज्यादा शक्तिशाली चीज की तलाश में है, या शायद अपने भीतर? ग्रीक मिथोलॉजी में टाइटन प्रोमेथियस को अक्सर पृथ्वी पर पाई जाने वाली बुनियादी सामग्रियों से मनुष्य बनाने का श्रेय दिया जाता है। प्रोमेथियस मिट्टी से खेल रहा था और उससे छोटी छोटी मूर्तियां बना रहा था, और अथीना को वो इतनी पसंद आई कि उसने उनमें जान फूंक दी। कुछ का कहना है कि वो चाहता था कि कोई उसकी पूजा करे जैसे लोग जूस की पूजा करते थे। उन्होंने हमें अपनी छवि में बनाया और उन्होंने हमें ये सभी स्किल्स दिए, कल्चर, टेक्नोलॉजी और मेडिसिन्स, और हमें इंसान होने का मतलब भी बताया। ज़्यूस को एहसास हुआ कि वो इन प्राणियों को मिटा नहीं सकता, लेकिन वो उनकी क्षमताओं को सीमित कर सकता है, जिससे वो ताकतवर ना बन पाए और उन्हें भगवान जैसा बनने से रोक सकता है। ये ऐसा है जैसे कि परग्रही लोग नहीं चाहते थे कि हमारे पास वही टेक्नोलॉजी हो जो उनके पास थी। कहानी के दूसरे रूप में प्रोमेथियस ने मनुष्यों को आग का उपहार देने के लिए ज़ूस के लाइटनिंग बोल्ट से एक चिंगारी चुरा ली थी। जब हम एक ऐसे देवता के बारे में बात करते हैं जिसने मनुष्य को अग्नि प्रदान की, तब हमें एहसास होता है कि वो सर्वोच्च देवता की तरह भगवान नहीं है, लेकिन कोई और है, जैसे एक एंशिएंट एलियन। हमने पूरे इतिहास में देवताओं की शक्तियों को हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन सवाल ये है कि ये सभी आइडियाज आए कहां से? और जवाब बहुत सरल है, हमारे सुदूर अतीत में परग्रही संपर्क के कारण। क्या मनुष्य वास्तव में असाधारण शक्तियों वाले परग्रही प्राणियों की रचना हो सकता है? क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी में प्रगति के माध्यम से तथाकथित हमारे अतीत के देवताओं के साथ फिर से जुड़ने और उनके जैसा बनने की एक अवचेतन इच्छा है? और क्या ये उन देवताओं और नायकों की प्राचीन कहानियों की उत्पत्ति की व्याख्या कर सकता है, जिनके बारे में माना जाता था कि उनके पास असाधारण शक्तियां थीं? शायद इसका जवाब फोसिस की ग्रीक घाटी के पास पाया जा सकता है, और द ओरेकल एट डेल्फी की लोक कथा की जांच करके। लिडिया 716 ईसा पूर्व। गाइजीस, जो राजा कैंडोलिस के राज में एक चरवाहा था, अचानक इस प्राचीन साम्राज्य के सिंहासन का उत्तराधिकारी बन गया, जो आज का आधुनिक टर्की है। लेकिन ये मामूली नौकर एक चरवाहे से राजा तक कैसे पहुंचा, इसकी कहानी इतनी शानदार है कि कई विद्वानों और इतिहासकारों ने इसे महज मिथक कहकर खारिज कर दिया। गाइजीज मैदान में था और एक भयानक भूकंप आया। उसे एक गुफा खुलती हुई दिखाई देती है। वो उस गुफा में जाता है और एक सोने की अंगूठी देखता है। वो बस इस कक्ष में जाता है जो एक कब्र की तरह होती है, जहां उसे एक मृत शरीर दिखाई देता है जिस पर कुछ गहने होते हैं। तो वो ये अंगूठी ले लेता है क्योंकि वो एक गरीब आदमी होता है। वो अंगूठी पहनता है और पता चलता है कि वो उसे अदृश्य होने की शक्ति देती है। यहाँ उसके पास उस तरह की शक्ति है जैसी किसी देवता के पास होती है, और क्या वो इसका अच्छे से इस्तेमाल करता है? खैर, असल में ये थोड़ा संदिग्ध है कि वो इसका इस्तेमाल कैसे करता है। वो एक प्लान बनाता है। अगली बार जब वो राजा से मिलने जाता है तो वो अंगूठी अपने साथ ले जाता है, खुद को अदृश्य कर लेता है, रानी को बहकाता है, राजा को मार देता है और महल पर कब्जा कर लेता है। और हमारे पास यहाँ जो है वो असल में एक बहुस्तरीय किंवदंती है।
हमारे पास न सिर्फ इस तथ्य की कहानी है कि अतीत में किसी के पास इनविजिबिलिटी का क्लोक था, बल्कि असल में ये भी कि उसने इसका आविष्कार नहीं किया था, बल्कि ये कि वो उन लोगों की विरासत थी जिन्होंने अपने मृतकों को दफनाया था और उन मृतकों के साथ साथ कलाकृतियां भी छोड़ी थी। हम यहाँ किस तरह के जादुई तावीज या टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं? क्या ये देवताओं की अंगूठी थी जिसे प्राचीन सुमेरियंस रिंग ऑफ कॉस्मिक सॉवरेंटी कहते थे? लोक कथाओं के अनुसार राजा कैंडोलस की मृत्यु के बाद एक खूनी गृह युद्ध छिड़ गया। ये तब समाप्त हुआ जब गाइजीज ने ओरेकल ऑफ डेल्फी से सिंहासन को उखाड़ फेंकने की मंजूरी प्राप्त की। एक रहस्यमय पुजारिन जिसकी डरावनी मगर सही साबित हुई भविष्यवाणियों के बारे में कहा जाता था कि वो सीधे ग्रीक देवता अपोलो से आती हैं। ओरेकल ऑफ डेल्फी, चाहे वो साधु हो या ज्योतिष हो, उसका परग्रही प्राणी से सीधा संबंध था। पुजारी के माध्यम से परग्रही संचार किया जा रहा था, जो फिर उस संदेश को उस भाषा में समझाता था जिसे सुनने वाले समझ सके। लेकिन क्या सच में एक देवता थे जिन्होंने गाइजीज के शासनकाल का समर्थन किया था, या ज़ूस का बेटा अपोलो एक परग्रही प्राणी था, जैसा कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं? क्या ये शायद वही परग्रही प्राणी था जिसने गाइजीज को वो अंगूठी ढूंढने में मदद की जिसने उसे सत्ता पर कब्जा करने के लिए काबिल बनाया? और अगर हाँ, तो क्या ये किसी सांसारिक मकसद को पूरा करने के लिए परग्रहियों द्वारा मानव को ईश्वर जैसी शक्तियां प्रदान करने का उदाहरण हो सकता है? जब मैं लीडिया के गाइजीज जैसी कहानियां पढ़ता हूँ, जिसे वो अंगूठी मिली थी जिसने उसे इनविजिबल होने की पावर दी, तो मैं दो चीजों के बारे में जरूर सोचता हूँ। एक, क्या ये महज कल्पना है, या क्या हमारे पास यहाँ एक और रेफरेंस है मिसअंडरस्टूड टेक्नोलॉजी का? क्योंकि आज ड्यूक यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स एक इनविजिबिलिटी क्लोक डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्यूक यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग प्रोफेसर डेविड आर स्मिथ सेंटर फॉर मेटा मटेरियल एंड इंटीग्रेटेड प्लाज्मोनिक्स के निदेशक हैं। पिछले एक दशक से स्मिथ और उनकी टीम मेटा मटेरियल्स या आर्टिफिशियल मटेरियल्स बनाने पर काम कर रही है। वो मटेरियल्स जो प्रकृति में नहीं पाए जाते। जिस तरह कांच का एक टुकड़ा प्रकाश के मुड़ने के तरीके को नियंत्रित कर सकता है, उसी तरह स्मिथ साबित करना चाहते हैं कि कुछ मानव निर्मित मटेरियल्स बनाए जा सकते हैं जो असल में चीजों को अदृश्य बना सकते हैं। ये असल में मेटा मटेरियल का एक उदाहरण है। ये सर्किट बोर्ड के कुछ टुकड़े हैं जिन्हें काट कर एक साथ जोड़ा गया है, और सर्किट बोर्ड पर ये कॉपर के छोटे टुकड़े हैं जो छोटे सर्किट्स हैं, और हर एक सर्किट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रति एक निर्धारित रिस्पॉन्स है, और इन पैटर्न्स और आकार का कॉम्बिनेशन हमें कुछ ऐसा देता है जिसे हम इनविजिबिलिटी क्लोक कह सकते हैं। क्लोक के पीछे आइडिया ये है कि ये अपने अंदर की किसी चीज को और खुद को इनविजिबल बना देता है। फिलहाल ये डिवाइस सिर्फ माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज पर चीजों को गायब कर देता है, लेकिन डॉक्टर स्मिथ का मानना है कि जल्द ही ये टेक्नोलॉजी चीजों को मानव की आंखों के लिए भी अदृश्य बनाने में सक्षम होगी। पिछले 1 या 2 सालों में असल में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिनमें कुछ खास क्लोकिंग आइडियाज को विजिबल स्पेक्ट्रम यानी रेड, ग्रीन, ब्लू पर आजमाया गया है। वो एक्सपेरिमेंट्स असल में अब किए जा रहे हैं। कभी ना कभी हमारे पास इनविजिबिलिटी क्लोक्स होंगे जिसे हम मनुष्य के रूप में पहन सकेंगे। मुझे डेफिनेटली लगता है कि हम वहां पहुंचेंगे, क्योंकि साइंस और काल्पनिक साइंस साथ साथ चलते हैं। साइंस एक आधार बनाता है, काल्पनिक साइंस उसे भविष्य में और आगे धकेलता है, और इसी तरह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है। एक असली क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी। हालांकि अभी भी इसका विकास जारी है। जापान में शोधकर्ताओं ने एक ऑप्टिकल कैमोफ्लेज सिस्टम डिजाइन किया है जो खास रिफ्लेक्टिव मटेरियल को लगभग गायब कर देता है, जिसमें इसे पहनने वाला व्यक्ति भी शामिल है। इस तरह हम पूरी तरह से फंक्शनल इनविजिबिलिटी क्लोक पाने के करीब आ गए हैं,
जैसा कि गाइजेस की कहानी में होता है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि कल्पना के और दूरगामी उपकरण जैसे कि उड़ने वाले कालीन और जादू की छड़ी भी विज्ञान पर आधारित है? और अगर हां, तो क्या उनका इस्तेमाल प्राचीन काल में किया गया होगा, शायद परग्रही मेहमानों के द्वारा? सिर्फ इसलिए कि हम आज इन टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहले हैं, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में ऐसे कई संदर्भ मिलते हैं जो उन उपकरणों का वर्णन करते हैं जिनके साथ आप इनविजिबल हो सकते थे। हमारी ज्यादातर कहानी इस फैक्ट से संबंधित है कि जिसे हम पहले जादू मानते थे वो अलग समय में साइंस हो सकता है। अगर किंग गाइजीज की कहानी जैसी पौराणिक कहानियां सच्ची साबित हो सकती हैं, तो ये देवताओं और टाइटन्स की दूसरी शानदार कहानियों के बारे में क्या सुझाव देती है? एक्सरे विजन, कमाल की ताकत और उड़ने की शक्ति, ये आजकल के जमाने के कॉमिक बुक हीरोज की कई अनोखी शक्तियों में से कुछ शक्तियां हैं। लेकिन हम इंसान हमेशा से असाधारण शक्तियों वाले जीवों की कहानियां सुनते आए हैं और ऐसा प्राचीन वक्त से हो रहा है। उनमें से सबसे मशहूर हैं ग्रीक देवताओं की कहानियां, जिन्हें लोग ओलिम्पियंस कहते थे। ये शक्तिशाली जीव भूकंप ला सकते थे, गायब हो पाते थे, बिजली तक का इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन ओलिम्पियंस और हमारी आज की कहानियों के सुपर हीरोज में एक बहुत बड़ा फर्क है। प्राचीन ग्रीक लोग मानते थे कि ओलिम्पियंस सच में होते हैं। प्राचीन दुनिया और आधुनिक दुनिया में एक बड़ा फर्क यह है कि हमने इस बारे में अब सख्त नियम बना लिए हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। लेकिन उस जमाने में ये बात इतनी जरूरी नहीं थी। प्राचीन जमाने के लोग मानते थे कि ये हीरोज दुनिया में आए थे और सच में यहाँ मौजूद थे। हम हमेशा ही कहानियां सुनने के लिए मैथोलॉजी का सहारा लेते हैं, जैसे कि वंडर वुमन। वो एक ऐसी किरदार है जो ग्रीक मैथोलॉजी पर आधारित है। उसे अमेज़न्स की कहानी से बनाया गया है। जैसे हरक्यूलिस और ज़्यूस, उसकी हर खूबी ओलिम्पियन देवताओं से प्रेरित है। क्या ऐसा हो सकता है कि आज के सुपर हीरोज के आइडियाज हमें प्राचीन देवताओं से मिले हैं? अगर उनकी पूजा करने वाले लोग मानते थे कि वो सच में होते हैं, तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है? शायद इस सवाल का जवाब हमें प्राचीन जमाने के देवताओं और हीरोज की कहानियों को और करीब से देखकर मिल सकता है। क्रीट नाम के ग्रीक आइलैंड पर मौजूद डिक्टियन केव कई विद्वानों का मानना है कि उसी जगह पर मौजूद है और देखने में वैसी ही है जैसी 8वीं सदी ईसा पूर्व के कवि हेसियड ने ज़ियस, जो ओलिम्पियंस के नेता थे, उनके बचपन के घर को बताया था। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पूजा में चढ़ाया गया सामान मिला है जो 4000 साल पुरानी भी है, यानी ठीक उस जमाने का जब ओलिम्पियंस की कहानी शुरू हुई थी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन ग्रीक लोगों ने ये चीजें ऐसे शक्तिशाली जीवों को दी थी जिन्हें उन्होंने अपनी आंखों से देखा था? उन लोगों में ऐसे देवताओं की कहानियां थीं जिनमें सुपरनैचुरल और जादुई शक्तियां थीं। लेकिन सच यही है कि सुपरनैचुरल और जादुई शक्तियां सच में नहीं होती हैं। तो लोगों ने तब ऐसा क्या देखा था? मेरे हिसाब से वो ऐसे जीव थे जिनके पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी। एक पुरानी कहावत है, एक इंसान के इंजीनियरिंग दूसरे के लिए जादू होता है। जादू यानी ऐसी बातें जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं,
वो बातें हमारी समझ से पार या ऊपर होती हैं। सुपर का भी मतलब है जो पहुंच से बाहर या हमसे ऊपर हो। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि हमारे पूर्वजों ने असल में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को देखा था। इस बात का सबूत यही है कि ऐसी देवताओं जैसी जीवों की कहानियां हमें हर एक महाद्वीप में सुनने को मिलती हैं। इतिहासकार और लेखक जोसेफ कैंपबेल ने यह खोज की थी कि जिन सभ्यताओं ने बाहरी दुनिया से कभी संपर्क नहीं किया, उनमें भी ऐसे हीरोज की कहानियां थीं। तो मेरे हिसाब से तो दुनिया भर में अलग अलग प्राचीन सभ्यताओं में ऐसी ही एक जैसी हीरोज की कहानियां होने का यही मतलब है कि इन सब लोगों को एक जैसे टीचर्स ही ये सिखा कर गए थे। ये कहानियां लोग एक दूसरे को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते थे। हालांकि हमें नहीं पता ये कब शुरू हुई, लेकिन आप देख सकते हैं प्राचीन भारत, प्राचीन ग्रीस और प्राचीन नॉर्वे में लगभग एक जैसे देवता थे। तो ये इन लोगों के एक दूसरे से संपर्क में आने से बहुत पहले की बात है। उड़ने की शक्ति, जादुई चीजें जिनकी मदद से आज के सुपर हीरो हमेशा जीत हासिल करते हैं। ऐसी तिलिस्मी चीजें जिनकी मदद से सुपर हीरो एक आम इंसान से बदलकर ऐसे जीव बन जाते हैं जो जादुई शक्तियां इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुपर हीरोज कई कहानियों का हिस्सा हैं जो अलग अलग वक्त पर और अलग अलग सभ्यताओं में सुनाई जाती हैं। लेकिन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट को ये बात सबसे दिलचस्प लगती है कि प्राचीन जमाने के हीरोज की कहानियां आज के सुपर हीरोज की कहानियों से कितनी मेल खाती हैं। जब हम सुपरमैन की कहानी के बारे में सोचते हैं तो मुझे ये कमाल की बात लगती है कि सुपरमैन दूसरे ग्रह से यहाँ पर आया जब उसका ग्रह तबाह हो गया और यहाँ उसमें सुपर पावर्स हैं, वो हवा में उड़ सकता है। और ये प्राचीन जमाने की सुमेरियन कहानियों और हिंदुओं की कहानियों जैसी कहानी है जिनमें दूसरी दुनिया के देवता दूसरे ग्रहों से हमारी धरती पर हमारी मदद करने आते थे ताकि हम लोग और हमारी दुनिया आगे बढ़ पाए। यहां तक कि सुपरमैन के सीने पर बना एस भी हजारों साल पहले सुनाई जाने वाली प्राचीन कहानियों से लिया गया लगता है। ग्रीक, बुद्धिस्ट और ईसाई धर्म की प्राचीन कहानियों में हीरोज और देवताओं के दिल के पास भी ऐसे ही निशान होते थे। ईसाई धर्म के चित्रों में जीसस हमेशा चमकती रूप पहनते हैं और सीने पर चमकता दिल होता है। तो हम देख सकते हैं कि प्राचीन और एक बहुत ही पुराने मसीहा के चित्र में भी हमें ऐसा मिलता जुलता निशान मिलता है। आजकल लगभग हर एक सुपर हीरो के सीने पर एक निशान होता है। क्या इसकी प्रेरणा किसी ऐसी टेक्नोलॉजी से मिली है जो हमारे पूर्वजों ने किसी एलियन जीव पर देखी थी, जैसे कि आयरन मैन के सीने पर लगा आर्क रिएक्टर जो उसके सूट को शक्ति देता है? क्या इन मिलती जुलती बातों का मतलब है कि सुपरमैन, बैटमैन और स्पाइडरमैन की कहानियां उन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों पर आधारित हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने देखा था? इन सभी कहानियों में ये बातें एक जैसी हैं और ऐसे निशान सब में इस्तेमाल होते हैं। और मेरे हिसाब से इसका मतलब ये है कि इन सब में एक ही जैसे जीवों की बात हो रही है जिनका एक ही मकसद है। तो इसका मतलब है कि सुपरमैन के हमें इतने पसंद आने की वजह ये नहीं है कि हम उसके जैसे दूसरे हीरोज की कहानियां पहले भी दूसरे रूप में सुन चुके हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे प्राचीन पूर्वजों ने इन कहानियों को बेहद पुराने जमाने में अपनी आंखों से देखा था। क्या हम इसलिए आजकल इन सुपर हीरोज में दिलचस्पी ले रहे हैं क्योंकि हम उन जैसे ही जीवों से फिर से रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हजारों साल पहले हमारे बीच में रहते थे? क्या हमारे अंदर ऐसा कुछ है, शायद वो हमारे डीएनए में या जेनेटिक मेमोरी में है, जो ये याद कर रहा है कि एक ऐसा वक्त था जब ये देवता, ये परग्रही जीव हमारे साथ संपर्क में हुआ करते थे
और शायद इसीलिए क्योंकि बीते कल में यहाँ धरती पर ऐसे जीव थे जो हमारे मुकाबले कहीं ज्यादा विकसित थे, और वो लोग हमें दूसरे विकसित जीवों से बचाते थे जो हमारे लिए खतरनाक थे। हमें लगता है कि ये सारी कहानियां काफी सच्ची हैं। ये घटनाएं सच में हुई थीं और दूसरे ग्रह और दूसरी दुनिया से सच में कुछ जीव इंसानों को बचाने के लिए यहाँ आए थे। क्या नए जमाने की सुपर हीरोज की कहानियां सच में प्राचीन लोगों की एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों से हुई मुलाकात पर आधारित हैं? शायद इस बात के और सुराग उन सबसे पुरानी कहानियों को देखकर मिल सकते हैं जिनमें ऐसे शक्तिशाली जीवों ने जंग लड़ी थी, इंसानों के साथ नहीं बल्कि सुपर विलन्स के साथ। चार मई 2012 द एवेंजर्स पूरे अमेरिका के थिएटर्स में रिलीज हुई। इस मशहूर फिल्म में 6 सुपर हीरोज की कहानी है जो साथ मिलकर बुरी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ताकतों से मुकाबला करते हैं। शक्तिशाली सुपर हीरोज की कहानियां कॉमिक बुक्स में और फिल्मों में 50 सालों से भी ज्यादा से देखी जाती हैं, और उन सब कहानियों में एक खतरनाक बात मौजूद होती है, और वो है सुपर विलन्स। हीरोज के ये दुश्मन ही उन्हें मशहूर बनाते हैं। आप देखेंगे कि सुपर हीरोज में जो भी अच्छी और शक्तिशाली बात होती है, बेस्ट विलन्स उससे बिल्कुल उल्टे होते हैं। कट्टर विलन दिमागी तौर से बहुत शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि ये बात उनके मन में कहीं ना कहीं रहती है कि मेरा मुकाबला सिर्फ खतरे और तबाही से ही नहीं बल्कि लोगों और अच्छाई से भी है। सुपर हीरोज की सुपर विलन से लड़ाई की कहानियां जिनमें सारी दुनिया खतरे में होती है, कई अलग अलग वक्त और सभ्यताओं में पाई जाती हैं। आज के जमाने के एवेंजर्स की टोली में थॉर अपने बुरे मुंह बोले भाई लोकी से लड़ता है ताकि लोकी इस यूनिवर्स पर कब्जा न कर पाए। यह कहानी प्राचीन नॉर्स कहानी से प्रेरित है, जिसमें थॉर लोकी और उसके बच्चों से रैग्नारॉक में बिल्कुल ऐसी ही एक जंग लड़ता है। ग्रीक्स में भी ऐसी ही देवताओं की जंग की कहानियां मशहूर हैं, और उनका मानना है कि उनकी वजह से यह दुनिया आज इस रूप में है। दुनिया पर राज करने वाले टाइटन्स और नए नवेले देवताओं जिन्हें ओलंपियंस कहा जाता था, उनके बीच की लड़ाई की कहानी को टिटानोमाकी कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई की कहानियां हमेशा से मशहूर रही है, क्योंकि इनके जरिए लोग अपनी उम्मीदों और अपने डर से इन विलन्स के रूप में सामना कर लेते हैं जो काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। लेकिन क्या इन कहानियों के दुनिया भर में बार बार सुनाए जाने के पीछे कोई और वजह भी हो सकती है? जोसेफ कैम्पबेल का कहना है कि पता नहीं कैसे पर इन हीरोज की कहानियां सभी सभ्यताओं में मौजूद हैं, और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि परग्रही हमारी धरती पर आए थे और सारी दुनिया के लिए वो हीरोज थे, और इसीलिए एक जैसी कहानियां बार बार दोहराई जाती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे प्राचीन हीरोज में से कुछ की कहानी बीते कल की एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों से जुड़ी खास घटनाओं के बारे में बताती हैं? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट्स यही मानते हैं, और सबूत के तौर पर एक संस्कृत ग्रंथ की कहानी याद दिलाते हैं जिसमें आसमान से आए देवताओं के बीच एक बड़ी जंग हुई थी। प्राचीन भारत के ग्रंथ महाभारत में एक कहानी है जो उसके 5वें हिस्से की कहानी है, जिसका नाम है मौसला पर्वा। उसमें स्वर्ग में हुई जंग के बारे में लिखा गया है। देवताओं के बीच वो खतरनाक जंग बिल्कुल आज के जमाने की साइंस फिक्शन की तरह है। कहते हैं उस जमाने में विशाल शहर धरती के चक्कर लगा रहे थे, और जब वो स्वर्ग में एक साथ आए तब वो एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। तब द्वारका नाम का शहर अरेबियन सी के ठीक किनारे पर था। उस जंग में धमाके की वजह से शहर के 2 हिस्से हो गए और आधा शहर समंदर में डूब गया।
और उसमें बताया गया है कि स्वर्ग के उन शहरों में से 2 शहर कैसे तबाह हो गए और धरती पर रहने वालों को देखकर ऐसा लगा जैसे कि हजारों लाखों तारे एक साथ टूट कर गिरे हों। इस कहानी में परग्रही देवताओं के बारे में लिखा है जिनके पास सुपर पावर्स, एयरशिप्स और खास हथियार थे, और देखने में लगता है कि ये प्राचीन ग्रंथों की कहानियां उन सुपर हीरोज की कहानियों जैसी ही हैं जो हम आज के जमाने में सुनते हैं। क्या नए जमाने की कहानियां जिनमें सुपर हीरोज अपने दुश्मनों से उन्हें धरती पर कब्जा करने से रोकने के लिए लड़ते हैं, असल में पुराने जमाने में हुए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों के युद्धों पर आधारित हैं? शायद इस बात के और सुराग बेबीलोनियन और सुमेरियन सभ्यताओं की कहानियों में मिल सकते हैं। उनकी क्यूनीफॉर्म भाषा का आज के जमाने में जो मतलब निकाला गया है उसके मुताबिक एनुमा एलिश में एक आसमानी जंग की कहानी है जो देवताओं के 2 गुटों के बीच लगभग 5000 साल पहले हुई थी, और शायद उसकी वजह से हमारे सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट तबाह हो गया था। सुमेरियन ग्रंथों में ऐसे ग्रहों के बारे में रहस्यमय बातें लिखी हैं जिनका नाम था मार्डक और टियामाट, जो हमारे सोलर सिस्टम में थे, लेकिन फिर एक बड़ी तबाही हुई और उनमें से एक ग्रह खत्म हो गया, और ये वही थियोरेटिकल प्लैनेट हो सकता है जो मार्स और जुपिटर के बीच होना चाहिए। एस्ट्रोनॉमर्स अक्सर कहते हैं कि वहां पर एक ग्रह होना चाहिए, लेकिन उसके बजाय वहां पर एस्टेरॉयड बेल्ट मौजूद है। क्या सच में मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉयड बेल्ट सूरज के चक्कर लगा रही है वो एक ग्रह के अवशेष हैं जो बीते कल में वहां हुआ करता था? एक ऐसा ग्रह जो एलियंस की जंग में तबाह हो गया? अगर ऐसा है तो क्या यही प्राचीन कहानियां आजकल की आधुनिक सुपर हीरोज की कहानियों में भी दिखती हैं? देखा जाए तो ये कहानियां जो अब हम अक्सर टीवी और फिल्मों और कॉमिक बुक्स में देखते रहते हैं, वो असल में प्राचीन सुमेरियन और हिंदू ग्रंथों से आई हैं जो कि हजारों साल पुराने हैं। अच्छाई और बुराई की जंग से जुड़ी कहानियां हमें कई प्राचीन सभ्यताओं में देखने को मिलती हैं, जिनमें सुपरनैचुरल या परग्रही जीव हमारी मदद करने आते हैं और हमें यूनिवर्स के सबसे बुरे और ताकतवर जीवों से बचाते हैं। सुपर हीरोज की सुपर विलन से लड़ने की आजकल की कहानियां उन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवों की कहानियों पर आधारित हैं जो आसमान में हजारों साल पहले सच में हुई थीं। क्या यह सच है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि इस सवाल का जवाब देवताओं की कहानियों में नहीं बल्कि उनकी टेक्नोलॉजी में मिल सकता है। लेमनोस, ग्रीस, सन 3000 ईसा पूर्व। कहते हैं तब एजियन सी में मौजूद द्वीप हेफेस्टस का घर था जो टेक्नोलॉजी के ग्रीक देवता थे। देवताओं के राजा और रानी ज़्यूस और हेरा के बेटे माउंट ओलिम्पस पर पले बढ़े थे, लेकिन वो आकार में काफी छोटे और विकलांग भी थे। एक ग्रीक कहानी के मुताबिक अपने बेटे की कमजोरियों से नाखुश होने की वजह से हेरा ने उसे उस पहाड़ से नीचे फेंक दिया। वो 9 दिनों और 9 रातों तक गिरता था और समंदर में आकर गिरा। वहां पर समुद्री अप्सराओं ने उसे बचा लिया और वे उसे लेमनोस द्वीप पर ले आए। हेफाइस्टस देवताओं के कारीगर बन गए और उन्होंने अपना कारखाना लेमनोस द्वीप पर बनाया, और कहते हैं उस कारखाने में जाने का रास्ता ज्वालामुखियों में से होकर जाता था। कहते हैं कि एक वोल्केनो के नीचे काम करते हुए हेफेस्टस करामाती चीजें बनाया करते थे। उन्होंने ही आगे जाकर ऐसे कवच, हथियार और दूसरी टेक्नोलॉजी बनाई जो ग्रीक देवता और हीरोज के काम आई। हेफेस्टस उस विशाल कारखाने के देवता और एक बिल्डर थे। उन्होंने अखिलीस का कवच बनाया जिसे छेदना नामुमकिन था। उन्होंने रथ बनाए। उन्होंने जादुई भाले, सीने के जादुई कवच और बहुत कुछ बनाया।
जिसकी वजह से देवताओं को कई करामाती शक्तियां भी मिली। कहते हैं कि उन्होंने ही वो रथ भी बनाया था जिस पर बैठकर हीलियोस यानी सूर्य देवता आसमान में सफर करते थे। कुछ कहानियों में कहा जाता है कि हेफेस्टस ने और भी कमाल के डिवाइस बनाए थे, जिनमें शामिल था एक ब्रॉन्ज बुल जो आग छोड़ता था और जिसकी नाक से आवाज आती थी, और एक शक्तिशाली रोबोट जिसका नाम था टेलॉस, जिसने क्रीट द्वीप की हिफाजत की थी। उन्होंने ये सब कमाल की चीजें बनाई, और जब हम इन कहानियों को ध्यान से देखते हैं तो ख्याल आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि हाइफाइस्टोस असल में एक परग्रही जीव है जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल की बेहद एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को धरती पर लेकर आए थे। हमारे पूर्वजों को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता था, तो जब वो असाधारण शक्तियां रखने वाले एलियंस को देखते थे तो उन्हें अपनी समझ के हिसाब से समझने की कोशिश करते थे। अगर लोगों को ऐसा एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल दिखता जिसमें चमत्कारी शक्तियां होती थीं जो कि उन्हें उनके विकसित विज्ञान से मिलती थी, तो लोग उसे देवता मान लेते थे, जबकि असल में वो देवता नहीं थे। वैसे तो जादुई हथियार हजारों सालों से हीरोज की कहानियों का एक अटूट हिस्सा रहे हैं, लेकिन नए जमाने के सुपर हीरोज की कहानियों में उनका और भी अहम किरदार है। 1939 नई सुपरमैन कॉमिक बुक्स धड़ाधड़ बिक रही थी, इसलिए पब्लिशर्स लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए हीरोज बनाने लगे। एक हीरो लोगों के दिलों पर छा गया जो आधुनिक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता था, बैटमैन। बॉब केन और बिल फिंगर का बनाया गया ये केप्ड क्रूसेडर तुरंत कॉमिक बुक्स के पन्नों पर और वहां से पॉप संस्कृति के देवताओं में शामिल हो गया। बैटमैन की खास बात यह है कि वो एक आम आदमी है और उसमें कोई भी सुपर पावर नहीं है। वो एक आम आदमी है जो टेक्नोलॉजी के सहारे सब करता है। उसके पास एक यूटिलिटी बेल्ट है जिसमें कई मॉडर्न गैजेट्स हैं, और एक बैट मोबाइल है और एक बैट कॉप्टर भी है। तो इस तरह से वो एक टेक्नोलॉजिकल सुपर हीरो है। बैटमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे हमारे सारे फैंस और हमारी सारी ऑडियंस खुद के सबसे ज्यादा करीब मानती है, क्योंकि वो एक इंसान है। वो ऐसा कुछ नहीं करता जो नामुमकिन लगे और जिसके बारे में हमें ऐसा लगे कि असली दुनिया में इंसान वैसा कुछ नहीं कर सकते। 1963 में एक और शानदार कैरेक्टर का जन्म हुआ जो सुपर पावर्स के लिए पूरी तरह विज्ञान पर निर्भर था, आयरन मैन। आयरन मैन की कहानी में एक असाधारण सूट है जो उसे एक तरह से सुपरमैन जैसा बना सकता है, जबकि वो एक आम इंसान ही है। ये इंसान और मशीन के बीच शानदार तालमेल की शुरुआत थी। इस कॉमिक ने दिखाया कि कैसे टेक्नोलॉजी से अनोखे काम हो सकते हैं। क्या बैटमैन और आयरन मैन उन लोगों का आधुनिक रूप हैं जो एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरीज के मुताबिक प्राचीन वक्त में देवता थे? वे आम जीव जिनके पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी। कुछ पुराने ग्रंथों में हम आज के जमाने के सुपर हीरोज जैसी कहानियां देखते हैं जिनमें कोई भी देवता एक खास अंगूठी पहनते हैं या खास छड़ी रखते हैं और उसकी मदद से जादू से उड़ने वाले जीव बन जाते हैं या किसी जादुई कालीन पर उड़ते हैं। आज के जमाने में कई सुपर हीरोज असल में आम आदमी हैं और कुछ नहीं, लेकिन जब वो अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैटमैन और आयरन मैन के पास खास गैजेट हैं जिनसे वो उड़ते हैं, ये सब बस एक आम आदमी है जो एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से सुपर ह्यूमन या फिर देवता बन जाते हैं। क्या नए जमाने के सुपर हीरोज जैसे बैटमैन और आयरन मैन सही मायनों में उन्हीं जीवों का रूप हैं जिनके बारे में हमारे पूर्वज बताते थे जब वो शक्तिशाली देवताओं और हीरोज के बारे में लिखते थे? क्या हरक्यूलिस की ताकत उसे किसी रोबोटिक एक्सोस्केलेटन से मिलती थी? क्या हर्मीस की उड़ने की ताकत असल में किसी नए जमाने के जेट पैक या ग्लाइडिंग सूट की वजह से थी?
और क्या ज़्यूस बिजली का वार करने के लिए इलेक्ट्रिकल कॉइल्स का इस्तेमाल करते थे जो भारी मात्रा में वोल्टेज पैदा करती थी?